Hello dear students, welcome back to my YouTube channel in Chemistry with Your Academy. In previous lectures, we have discussed on the chemical bonding chapter in which we have covered two topics by including ionic bonding and along with this we have also discussed on the covalent bonding. But in this lecture, we are going to discuss on the coordinate covalent bond. डियर स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये बताया था कि जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बात करते हैं तो वहां पर दो चीजों का कॉन्सेप्ट आता है। एक तो ये आएगा कि वहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा और दूसरी बात ये कि वहां पर या तो आइदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग हमने आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़ा हुआ है। लेकिन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज द टाइप ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें एक्चुअली शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जब भी दो एटम्स आपस में क्या करेंगे, एक पेयर को शेयर करेंगे और एक पेयर में हर एक पेयर में जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो हर एक एटम का होगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें होता ये है कि वहां पर जो दो एटम्स आपस में या कंपाउंड्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे वहां पर जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेयर होगा वो किसी भी एक एटम या एक कंपाउंड का होना चाहिए। लेट्स सपोज ये दो एटम्स है या फिर क्या है, कंपाउंड्स है। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर एक जो पेयर होता है जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयरिंग में आता है वो किसी भी एक एटम का होगा। लेट्स सपोज इसके पास एक पेयर है जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा किसी भी कोवैलेंट बॉन्डिंग में, वर्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग में नहीं कर रहा। लेकिन इन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ये जो पेयर होगा वो किसी और एटम या फिर किसी और कंपाउंड के साथ पार्टिसिपेट करके फिर उसको ट्रांसफर करके फिर उसमें क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। यानी कि पहले ट्रांसफरिंग करेगा और उसके बाद क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ऐसे टाइप के जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, coordinate covalent bond. I have written a definition of the coordinate covalent bond here. A bond which is formed by transfer. यहाँ पर वर्ड आ रहा है ट्रांसफर and followed by sharing of electrons. पहले क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है बिटवीन द ल्यूएस एसिड एंड ल्यूएस बेस। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ल्यूएस एसिड किस वजह से हम लिख रहे हैं और ल्यूएस बेस किस वजह से लिख रहे हैं। और ऐसे टाइप्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। coordinate covalent bond because it is the type of the covalent bonding. Dear students, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफरिंग होती है और उसके बाद क्या होती है, शेयरिंग होती है। लेट्स सपोज ये दो एटम्स है या फिर क्या है, कंपाउंड्स है। ये आपस में क्या करेंगे कि एक एटम के पास एक पेयर एक्स्ट्रा है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा किसी भी कोवैलेंट बॉन्डिंग में। और ये आप एक पॉइंट याद कर ले, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट covalent bonding always happens in already bonded atoms या फिर हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड्स या फिर हम कहेंगे आयंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप्स के जो हमारे कंपाउंड्स होंगे या बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स। I have written a definition of the coordinate covalent bond therefore here a bond which is formed by a transfer, यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा हुआ है क्या, ट्रांसफर, एंड फॉलोड बाय अ शेयरिंग, यानी कि फिर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ल्यूएस एसिड एंड ल्यूएस बेस। ये मैं आपको बताऊंगा कि ल्यूएस एसिड क्यों हमने लिखा हुआ है और ल्यूएस बेस क्यों लिखा हुआ है। That is called coordinate covalent bond. So dear students, I hope you have got this point कि यहाँ पर ट्रांसफरिंग किस तरह से होती है, क्योंकि एक पे जो एक एटम होता है उसके पास एक पेयर होता है और वही पेयर क्या होता है, पहले ट्रांसफर होता है दूसरे आयन के पास और फिर उसमें क्या होगी, शेयरिंग होती है। मैंने बताया हुआ है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्या होता है, पहले ट्रांसफरिंग होती है और उसके बाद क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो हमेशा किसमें होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में एंड आल्सो विद इन आयंस ऑफ द एनी एलिमेंट। सो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो हमारा बॉन्ड बनता है वो हमेशा ल्यूएस एसिड एंड ल्यूएस बेस के बेसिस पर बनता है। हमें पता है कि जो ल्यूएस बेस होता है हमारा, ल्यूएस बेस, उसकी सिंबल क्या होती है, सिंपली आप ये याद कर ले, पहले उसकी सिंबल होती है OH नेगेटिव।
और उसके बाद हमारा क्या है, ल्यूएस बेस, क्या है, ल्यूएस सॉरी एसिड। अब हम क्या लिखेंगे, एसिड। और उसकी सिंबल क्या है, आपको ये पहले पता होना चाहिए, उसकी सिंबल है H पॉजिटिव, क्या है, H पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखें कि मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि एक होते हैं केटायंस एंड सेकंड आर दी एनायंस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर इस पर कौन सी चार्ज आ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रही है, और उसके पास कौन सी आ रही है, पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव पार्ट पर, तो वहां पर हमें ये भी मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि ये एटम या आयन क्या इसने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया हुआ है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आती है उसने क्या किया होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होता है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, कि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होगा, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं, axis of electrons will be in lowess base because it has negative charge, because it has the gain, so it means it has the axis of the electron। so ये हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, so it works as in donor, क्या करेगा हमारा, एज अ डोनर वर्क करेगा। और जो हमारा लुईस एसिड होता है वो क्या करेगा, एज अ एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो हमारे जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। और ये भी बात याद कर ले कि ये जो यूएस बेस होता है ये हमेशा क्या होता है, लिगेंड भी कहलाता है। तो मैंने बताया हुआ है कि लिगेंड्स जो उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर, और उसमें मैंने ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। एंड यहाँ पर पॉइंट है कि बात याद कर ले, मैंने बताया हुआ है यहाँ पर क्या होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, याद कर ले पेयर, वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। अगर हम बात करें कि ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, इसकी सिंबल के ऊपर अगर बात करें तो उसको हम डिनोट करते हैं एरो के साथ। किसके साथ करते हैं, एरो के साथ करते हैं। सो दिस एरो इंडिकेट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोई ऐसा कंपाउंड कुछ ऐसा एग्जांपल ले, सो यहाँ पर देखें हमें पता है NH3, ठीक है। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 7 है, और अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो डुप्लेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे, और जो रिमेनिंग हमारे 5 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे। अगर हम बात करें इसके ऊपर तो हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, कोवलेंट बॉन्डिंग में। सो यहाँ पर देखें कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए NH3 की, एंड तो हर एक में जो हाइड्रोजन का एटम होगा वो यहाँ पर बाउंडेड है, ये मैं मिटा देता हूँ H। So it means that here are the 3 electrons of the nitrogen are participating in with hydrogen, sorry, so नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड 1 पेयर जो होगा वो अभी रिमेनिंग पड़ा हुआ है। सो अगर हम इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन का रिएक्ट करवा दें H पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, आयन है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो हमेशा किनके बीच में होती है, या तो फिर कोवलेंट कंपाउंड्स होने चाहिए और या फिर आयंस होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखें कि कोऑर्डिनेट यहाँ पर कौन सा है, हमारा कोवलेंट कंपाउंड है जो कि NH3 है, और यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव क्या है, आयन है। सो ये क्या करेगा, ये पहले ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। सो मैंने लिखा हुआ है पहले क्या होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फिर जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और डुप्लेट कंप्लीट होने के बाद अगर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, फिर ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। सो इस तरह ये क्या होगा, मतलब प्रोसेस रिपीटेड होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम जब भी बनेंगे तो यहाँ पर हमारा एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लिखेंगे NH4 पॉजिटिव। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो कि एक पेयर की इन्वॉल्वमेंट हो और उसमें ट्रांसफरिंग भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या होगा, शेयरिंग भी होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है कोवलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द डिफरेंस बिटवीन coordinate compounds and covalent compounds. After that, we will discuss on the hydrogen bonding, their types, and will be discuss their characteristics of the hydrogen bonding. And also we will in this lecture we are going to discuss on the metallic bonding and उसकी importance पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या होगा, एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। So let's start the difference between the coordinate compound and the covalent compounds.
So dear student, now we are going to discuss on the what is the actually difference between the covalent bonding and the coordinate covalent bonding. मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है फॉर सेविंग द टाइम, जिसमें यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग है और वहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से वाले कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है when two atoms share their unpaired electrons within each other। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात के जब भी हमारे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है यानी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा दो एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू एटम्स। मैंने बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो हमेशा टू एटम्स के बीच में होती है। डोनेट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया हुआ है कि दो एटम्स होंगे और उसमें जो शेयरिंग ऑफ पेयरिंग होती है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बोथ एटम्स होगा। यानी कि एक पेयर बन रहा है तो उस पेयर में हर एक एटम का कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक एक आएगा। तो इसका ये मतलब है। अगर हम बात करें तीसरी पॉइंट के ऊपर, सो यहाँ पर कह रहा है देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस दैट अगर हम बात करें आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें जो हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे बनाते हैं तो वो अनपेयर्ड होने चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि Cl2, हमें पता है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, फिर ये टोटल कितने होंगे 10 और रिमेनिंग जो 7 होंगे वो आउटर मोस्ट शेल में आएंगे। 7 में जो आएंगे तो आप देखें कि हर एक जो एटम्स होते हैं वो पेयर्ड बनेंगे। यानी कि हमारे 3 पेयर्ड बन रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। वो जो अनपेयर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी क्लोरीन का, तो वो आपस में क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये क्लोरीन है, उसके कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 7 और ये हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 और ये 2 और ये क्या है अनपेयर्ड है। सो इसी तरह क्लोरीन का एक और एटम आएगा और उसमें भी क्या होंगे, ये पेयर होंगे और ये एक अनपेयर्ड होगा। ये जो अनपेयर्ड होंगे ये आपस में एक क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और उस पेयर में हर एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक है। सो वो आपस में क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद वो हमारा क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा जो कि क्लोरीन गैस हमारी बन जाएगी। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर कह रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नॉट रिक्वायर्ड। मतलब लोन पेयर मतलब कि कोई भी लोन पेयर होगा वो हमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग में यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड की बात हो रही है। सो यहाँ पर ये जो लोन पेयर होंगे ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर कह रहा है दे जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं दे कैन बी पोलर एंड नॉन पोलर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैंने बताया हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्डिंग में कि वो दो टाइप्स के होते हैं। उनमें जो एक टाइप होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है और दूसरे जो पॉइंट्स मतलब टाइप के होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। मैंने बताया हुआ है कि जो पोलर जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स के, वो हमेशा किनमें बन रहा था, हेटेरोन्यूक्लियर जो होते हैं उनमें बन रहा था। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि H2O जो पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है जो हमारा था हेटेरो, यानी कि दो एटम्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइप के, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो मिलकर आपस में क्या बना रहे थे, क्या वाटर। सो ये हमारे क्या होंगे, पोलर, यानी कि इसमें दो पोल्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव आ रहे हैं। अगर हम बात करें नॉन पोलर के ऊपर, तो नॉन पोलर में मैंने आपको एग्जांपल बताया था H2 और जो कि हमारा क्लोरीन भी है। ये क्या है, होमो एटॉमिक, यानी कि एक टाइप के ही एटम्स है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, H2, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बन रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों एटम्स एक ही टाइप के हैं। तो उनमें से अगर सेम ही वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो यहाँ पर कह रहा है कि दे कैन बी पोलर एंड नॉन पोलर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर, यहाँ पर कह रहा है द बॉन्ड फाउंड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि एक लोन पेयर होगा जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, और वो जो लोन पेयर होगा किसी भी दूसरे आयन के साथ पार्टिसिपेट करेगा। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट में हमारी बॉन्डिंग होती है वो हमेशा किन में होती है, या तो कंपाउंड्स में होती है और कंपाउंड्स के साथ साथ आयंस में होती है। और जो मैं आपको बार-बार एटम्स का एग्जांपल दे रहा था वो एटम इस वजह से दे रहा था, लेट्स सपोज NH3, ये जो हमारा N है ये मैं आपको एज अ एटम बता रहा था, वो ही क्या कर रहा था, शेयर। लेकिन ये जो अगर हम बात करें कि सिर्फ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करे विद
H positive, so it is impossible. मतलब ये हमारा एटम कभी भी पार्टिसिपेट इंडिविजुअली नहीं करेगा। ये तब करेगा एटम हमारा पार्टिसिपेट जब भी ये किसी ना किसी और एटम के साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा, और फिर वो क्या करेगा, किसी भी आयन के साथ क्या करेगा, उसको लोन पेयर शेयर करेगा। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट आल्सो। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे कह रहा है ओनली वन एटम डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी देखिए मैंने वन एटम लिखा हुआ है, ये वन एटम किसी भी कंपाउंड का मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर NH3 है, ये हमारा एक कंपाउंड है, और उसमें जो नाइट्रोजन एटम होगा वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। सो आई होप यू हैव आल्सो दिस गॉट पॉइंट। एंड अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर कह रहा है देयर शुड नॉट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसमें आते हैं, हमारे कोवलेंट बॉन्डिंग में। और जो लोन पेयरिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो किसमें आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आता है। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन एटम। एक लोन पेयर मतलब होना जरूरी होगा, तभी जाकर हमारा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगा। और ये पॉइंट याद कर लें कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, ये हमेशा जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो पोलर बनाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं वो हमेशा मतलब दो कंपाउंड्स या फिर दो आयन्स या फिर किसी हमारा एक कंपाउंड एक आयन के बीच में बन सकता है। दो कंपाउंड्स दो दो कंपाउंड्स या फिर क्या होंगे, हमारे कंपाउंड्स एंड आयन्स के बीच में बन सकते हैं, यानी कि दो पॉसिबिलिटी, क्या कंपाउंड प्लस कंपाउंड के बीच में बन सकता है, या फिर क्या बनेगा, कंपाउंड प्लस क्या बनेगा हमारा, आयन के बीच में बन सकता है। सो ऐसे एग्जांपल्स आपको कहीं मिल सकते हैं। सो ऐसे जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या कहलाएंगे, पोलर, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के मतलब सेम वाले से नहीं बनते, यानी कि ये डिफरेंट बनते हैं, और डिफरेंट बनने की वजह ये होती है कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम बात करें कंपाउंड टू कंपाउंड, यहाँ पर देखिए BF3 और उसके साथ साथ क्या होता है हमारा NH3, ये भी हमारा क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। एंड मैंने ये जो एग्जांपल आपको पहले भी बताया हुआ है, जो कि NH3 प्लस आयन के कौन सा था हमारा, हाइड्रोजन। सो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड प्लस आयन, और ये हमारा कंपाउंड टू कंपाउंड हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द characteristics of the coordinate covalent bonding, and after that we will discuss on the hydrogen bonding and their types, and we will also discuss the characteristics of the hydrogen bonding, and after that we will discuss on the metallic bond. Dear students, if you have not yet subscribed my channel, please subscribe करें, ताकि आपको जो डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी MD नेट की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाए। So now we are going to discuss on the characteristics of the covalent bonding. Students, now we are going to discuss on the characteristics of the coordinate covalent bondings. Dear students, in first lecture I have told you that जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बीच में होते हैं, और जो मैंने बताया हुआ है जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो हमेशा किस में होती है, हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में होती है, वो चाहे फिर सेम नॉन मेटल्स के एटम हो या फिर मुख्तलिफ होने चाहिए। अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की कि उसकी पहचान किस तरह से की जाती है, तो उसमें मैंने ये सबसे पहले ये पॉइंट याद कर लें कि ये जो हमेशा होते हैं हमेशा किसमें होती है, कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स या फिर किसमें होगी, आयंस के बीच में होती है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के हमें किस तरह से पता चले कि कोई भी कंपाउंड देखकर कि ये आइदर आयोनिक है या कोवलेंट है या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग वाला कंपाउंड है। सो उसकी सबसे पहले पहचान तो ये होगी, वो हमेशा आयंस एंड फिर क्या होते हैं कंपाउंड्स के बीच में ही बनता है, जो कि मैंने बताया हुआ है। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में, तो उसमें क्या होते हैं, या तो फिर कंपाउंड प्लस आयन के बीच में बनता है, और अगर हम बात करें जो दूसरे पॉसिबिलिटी हो सकती है वो क्या होती है, कंपाउंड टू कंपाउंड हो सकता है। क्या हो सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड। ये मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि कंपाउंड और उसका एग्जांपल कि NH3 प्लस H पॉजिटिव। ये मैं बार-बार ये इसीलिए दोहरा रहा हूँ, ये इससे आपको कई एग्जांपल्स मिल सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, लेकिन इनमें से भी कुछ पूछे जाते हैं पॉसिबिलिटीज के हिसाब से कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा आयोनिक बॉन्ड है, और कौन सा कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, तो इस वजह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपाउंड टू कंपाउंड के ऊपर, तो उसमें क्या होते हैं, हमारा BF3 प्लस NH3।
तो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है जो कि हमें डोनेट करता है BF3 के पास। सो जैसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के ऊपर, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो ये याद कर लें कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, सॉरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होती है, वो हमेशा ग्रेटर होती है किसके साथ, कोवलेंट बॉन्डिंग के, यानी कि जो MP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज बी ग्रेटर देन कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होती है किनके साथ, कोवलेंट बॉन्डिंग कंपाउंड्स के साथ, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड, यहां हम यहां पर लिखे कोवलेंट कंपाउंड। और जो इसकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो डेफिनेटली लेस देन होती है किनके साथ, आयोनिक कंपाउंड्स के साथ। अगर हम बात करें कि इनमें जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हमारे होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर जो हमें डिफाइन करते हैं, सो ये याद कर लें कि जो आयोनिक हमारे होते हैं, आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो भी ज्यादा होता है किनके साथ, कोवलेंट कंपाउंड। और मैंने बताया हुआ है कि जो आयोनिक कैरेक्टर है वो हमें किस तरह से पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ हमें पता चलता है कि इसकी आयतन कितनी होती है। और मैंने बताया हुआ है अगर के 1.7 से ऑलमोस्ट यहाँ 1.7 से मतलब बहुत ही करीब होगी, वो किसके होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की करीब होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्डिंग। और अगर हम बात करें कि इनमें कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की, वो भी ज्यादा होती है, यानी कि जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैज ग्रेटर कंडक्टिविटी, क्या होती है, ग्रेटर कंडक्टिविटी। So I hope you have got these points according to my concept, and I hope कि आपको भी ये concept सारा clear हो गया होगा। So now we are moving to hydrogen bonding, and after that we will discuss on the types of the hydrogen bonding, and we will also discuss the characteristics of the hydrogen bonding कि hydrogen bonding होने से होता क्या है। और हम ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे ionic bonding होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और उसके साथ साथ कोवलेंट बॉन्डिंग, ये हमेशा प्राइमरी जो हमारी बॉन्डिंग होती है उसमें आ जाते हैं। एक्चुअली इनकी कैटेगरीज की गई है, कई किताबों में की गई है, लेकिन जो हमारा सिंध का सिलेबस है या फिर पंजाब बोर्ड का जो सिलेबस है उनमें नहीं की गई। तो ये याद कर ले, एज अ पॉइंट्स आप लिख लें। जो हमारे टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग होते हैं। और अगर हम बात करें प्राइमरी के ऊपर, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो सेकेंडरी हमारे जो बॉन्डिंग होती है उसमें कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ वेंडर वाल फोर्सेस, और उसके साथ साथ जो होते हैं हमारे लिंडन फोर्सेस, उसमें सारे टाइप्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरीज हमें की गई है प्राइमरी या सेकेंडरी की, ये भी पॉइंट याद कर ले, याद लिख ले अपने बुक पर कि ये जो की गई है वो ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गई है। यहाँ पर देखेंगे जो प्राइमरी हमारे जो टाइप्स होते हैं जिसमें आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट है, उसमें शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग या शेयरिंग होती है। लेकिन हमारे जो सेकेंडरी हमारे टाइप्स होते हैं उनमें शेयरिंग नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, यानी कि ये मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका क्लियर करवा दूंगा एक टाइप लेकर, उसको मैं बताऊंगा कि इनको कि विदाउट शेयरिंग उनमें बॉन्ड किस तरह से होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So dear students, now we are going to discuss on the hydrogen bonding. Dear students, ये याद कर लें कि जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें हाइड्रोजन वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ओके, सो जब भी हमारा हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ बॉन्ड which is formed by hydrogen atom with highly
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो क्या होगा, हाइड्रोजन का होना ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि किसी भी बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का होना तय है। और उसके साथ साथ विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हमें पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके साथ साथ फ्लोरीन भी है। सो जब भी हमारा हाइड्रोजन इन सारों के साथ क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, तो ऐसे टाइप के जो होंगे हमारे कौन जो बॉन्डिंग होगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। ये विद इन द एटम्स नहीं हो सकती, यानी कि सॉरी कंपाउंड्स के बीच में नहीं हो सकती। लेट्स सपोज ये हमारा क्या है H2O, फिर क्या होगा हमारा NH3, लेट्स सपोज ये हमारा क्या हो गया अमोनिया, फिर क्या है HF यानी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। सो यहाँ पर देखें कि हमारे क्या होंगे, हमारे ये तीन कंपाउंड बनते हैं जब भी हम हाइड्रोजन का इनके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, तो याद कर लें कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन की हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन इज 3.0, and the fluorine has the highest electronegativity which is 4.0। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी क्या ऐसा यूनिट नहीं होता। सो जब ये हमारे कंपाउंड बनेंगे तो इनमें मैंने क्या बताया कि इनके जो एक एक हमारे मॉलिक्यूल होते हैं इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। मगर हम बात करेंगे जब भी कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में आएंगे तो उनके बीच में जो हमारा जो मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं H2O और प्लस H2O, ये मैंने आपको रिएक्ट नहीं करवा रहा, ये लेट्स सपोज दो मॉलिक्यूल्स है किसी भी पॉट में, तो ये जब भी आपस में कनेक्टेड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है, हमारी स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन की H, ठीक है, O फिर H, और इसके साथ साथ क्या होगा यहाँ पर H, फिर क्या होगा OH। सो यहाँ पर देखें कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या है, बाउंडेड है। वो किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसीलिए NH3 में भी होता है, फिर HF में भी होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो हमारे इनके टाइप के ऊपर बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर जो कि विद इन द मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर क्या है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो इट मींस दैट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, दो होते हैं, और उनमें क्या होते हैं, एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरे कौन से होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, जब भी एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें ही हाइड्रोजन। और ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मोस्टली होती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो कि हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, ये आपको हायर लेवल्स पर पढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फर्स्ट ईयर और इंटर के यानी कि जो 9th और मैट्रिक में पढ़ाया जाता है वो उम्मूमन ये पढ़ाया जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो होती है वो हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। सो ये पॉइंट याद कर लें कि इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है विद इन टू मॉलिक्यूल्स होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि विद इन वन सिंगल कंपाउंड, और वो हमेशा किस में होते हैं, हमेशा नाइट्रोजन सॉरी किस में होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और इसका अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो हमें पता है कि ये क्या है बेंजीन, और इसमें जब नाइट्रो ये आ जाए काउंट हो जाए तो उसमें क्या होते हैं, यहाँ पर H होता है और उसमें क्या होता है, यानी कि H और इसमें नाइट्रोजन क्या करते हैं बाउंडेड होते हैं। सो ये एक मॉलिक्यूल होता है, सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो ऐसे टाइप्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये इसका जो कंपाउंड होगा हमने आई थिंक पैरा सॉरी आर्थो नाइट्रो benzene. So ortho-nitrobenzene is the example of the intramolecular hydrogen bonding. Now we are going to discuss on the characteristics के हमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके में मतलब होने से कंपाउंड्स में मतलब चेंजेस क्या आती हैं जो ये दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट में नजर आते हैं। So now we are going to discuss on the characteristics of the hydrogen bonding. So dear students, now we are going to discuss on the characteristics of the hydrogen bonding.
Yes students, I have written some point. ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारा जो टाइम हो वो ज्यादा कंज्यूम ना हो। अगर हम ये पढ़ते भी जाएंगे और लिखते जाएंगे तो ये हमारी जो वीडियो होगी वो 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। सो इस वजह से ये मैंने कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर लिखी हुई है, जिसमें मैंने पहली पॉइंट लिखी हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि जब भी हाइड्रोजन हमारा सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा एक कंपाउंड बनता है H2S। यहाँ पर आप ये मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स है वो आप इक्वल कर दें, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी स्टेट की तो ये हमारी जो स्टेट मिलती है वो गैसियस स्टेट मिलती है। जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जो कि H2O होता है, और ये जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये इस वजह से लिक्विड स्टेट में होता है, होना क्या चाहिए ये दोनों गैसियस स्टेट में हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड में, क्योंकि इसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से होती है मैंने वो आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है कि जब भी हमारा हाइड्रोजन किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। इस वजह से ये क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर देखिए वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट। ये भी हाइड्रोजन की वजह से ही होता है कि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, और उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मौजूद होने से क्या होता है उनकी जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है और स्पेसिफिक हीट होती है उनका वैल्यू हाई होता है। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट के ऊपर, ये यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पांसिबल फॉर हाई रेट ऑफ द सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि ये जो हमारे मोस्टली जो मतलब कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं। ये इस वजह से होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। So hydrogen bonding is also responsible for the high rate of the solubility. So remember it. अगर हम बात करें अगली पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया हुआ है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ टू मॉलिक्यूल्स, और जब भी स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल्स में आ जाती है तो उनको एक प्रॉपर शेप आ जाती है, और प्रॉपर शेप आने की वजह से उनकी जो मतलब फिगर्स होती है वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। देयरफॉर आई हैव रिटन हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर देखिए कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट मींस दैट द हाइड्रोजन जो होता है, सॉरी हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एनोमोलियस बिहेवियर दिखाता है। इस वजह से जो इनकी जो डेंसिटी होना क्या चाहिए, जब भी हम डिक्रीज करते आएंगे टेम्परेचर को, लेट सपोज अगर हम बात करें वाटर के डेंसिटी की तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर करें विद 4 के साथ, होना क्या चाहिए कि 4 पर इसकी जो डेंसिटी हो वो मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 पर क्या है, सॉरी 0 पर मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है 4 पर मैक्सिमम होती है। So it shows the anomalous behavior of the water. So now we are going to discuss on the metallic bonding, which is the last topic of our this chapter. Now we are going to discuss on the metallic bond. लिसनर्स ये याद कर लें, ये जो टॉपिक है ये अमूमन 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में इसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं किया गया। ये इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि इसको अभी तक किसी ने डिफाइन किया ही नहीं है सही तरीके से, कि जो एक थ्योरी हो जो इसको एक मतलब सेटिस्फैक्टरी जो डेफिनेशन हो उसको दी जाए। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये मेटल की डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर है कि a metal may be defined as a substance which shows bright appearance called metallic lusters। ऐसे मेटल्स जो होते हैं जो कि क्या दिखाएं, एक ब्राइट अपीयरेंस दिखाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर बोलते हैं। अगर हम बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेटालिक लस्टर्स होते हैं यानी कि ब्राइट अपीयरेंस, यानी कि ब्राइट अपीयरेंस। और याद करें कि ये जो वेरिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी होती है ये क्या होता है कि मेटल्स को हम फॉइल्स एंड बेंड कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा किनमें होती है, हमारे मेटल्स में होती है। सो malleability and ductility is the characteristics of the metals। एंड अगर हम बात करें थर्मोनिक इमिशन के ऊपर, ये याद कर लें थर्मोनिक इमिशन एक प्रोसेस होता है जब भी किसी भी मेटल को हम क्या करें, हीट प्रोवाइड करें और उससे हमें क्या मिले, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इमिट हो जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोनिक इमिशन प्रोसेस कहते हैं। और उनमें जो मेटल्स हमारे होते हैं उनमें जो मतलब एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। therefore I have written the characteristics of the metals। so जब भी हम मेटल्स को हम जब भी करीब लाएंगे किनके साथ, मैग्नेटिक के करीब लाएंगे, तो या तो वो रिपेल हो जाएंगे या फिर उनके साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।
अगर हम बात करें थ्योरीज के ऊपर, तो उनमें जो हमें मोस्टली जो डिफाइन किए गई है वो 4 थ्योरीज है। उनमें से जो फर्स्ट थ्योरी है वो है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, एंड सेकंड वन इज द बैंड थ्योरी, एंड ब्लड समरफील्ड थ्योरी, एंड द पॉलिन थ्योरी। लेकिन ये पॉइंट याद कर लें, ये जो हमें थ्योरीज है ये हमें हायर क्लासेस पर यानी कि बीएस लेवल पर पढ़ाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हुआ वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है, और हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। और एक पॉइंट याद कर लें कि जब भी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉन्डिंग्स, सो उसमें मैंने बताया हुआ है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी में कौन कौन से आ रहे हैं आप खुद बताएं, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और जो हमारे सेकेंडरी में आते हैं उनमें मेटालिक, वंडरवाल फोर्सेस, और उसके साथ साथ कौन सा आता है, बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुड बाय।